मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां ना अमेरिका एक कदम पीछे हटेगा और ना ईरान एक कदम पीछे हटेगा। यही कन्फ्रंटेशन है आज। इसीलिए मैंने अमरीश मिश्रा से कई सवाल पूछे कि आपको क्या लग रहा है कि ये जंग से पहले एक छोटा सा इंटरवल है या फिर वाकई कोई सॉल्यूशन भी है। ट्रंप कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, यानी तबाह कर दूंगा पूरी तरह। और अब वो बातचीत चाहते हैं, दिल ही दिल में चाहते हैं कि बातचीत हो और कहीं ना कहीं उनको एक एग्जिट गेट मिले। ये जो ट्रंप दब रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं और बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं, या बातचीत के लिए बल्कि मैं कह रहा हूँ इनिशिएट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है? और अगर घबराहट ट्रंप के दिल में है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? उसके देखिए दो कारण है। एक तो जो 3000 मिसाइल जो ईरान ने लगा दी और वो अपने सीधे बॉर्डर्स पे जो उन्होंने तैनात की। बॉर्डर्स पे तैनात कर दी और बड़ा हिस्सा इब्राहिम लिंकन की ओर टारगेटेड। ओहो, जो सबसे बड़ा उनका जंगी जहाज है वहां खड़ा हुआ है बिल्कुल जो। बिल्कुल जी, उस ओर यूएस का। टारगेटेड। यानी अगर वो सच में चल जाए तो वो एक्चुअल दुनिया देखेगी कि वो इब्राहिम लिंकन डूब गया। मतलब ये संभव है उन मिसाइल से। दूसरी बात, अभी जो हम लोग ने एक स्टोरी की थी दीपक जी, परसों, शायद परसों या एक दिन पहले, जी। इसमें हमने कहा था कि चाइना से 56 जहाज ट्रांसपोर्ट के आए और वो ईरान पहुंचते पहुंचते अमेरिका के रडार से गायब हो गए। और ओह ओह। जी, और अमेरिका, मैंने आपको ये भी उस समय बताया था कि जो अमेरिका ने बहुत अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी RC-135WV, जो इस तरह से रीड करता है कि उधर से जो उधर प्लेन्स आ रहे हैं, कहीं भी ईरान आ रहे हैं, उनको रीड करता है, उनके कम्युनिकेशंस को रीड कर लेता है, वो फेल हो गया। RC-135W भी फेल हो गया और अमेरिका, आज खबर है कि अमेरिका ने RC-135U भेजा है जो उससे भी ज्यादा है और दुनिया में केवल दो हैं। सर्विलेंस प्लेन। सर्विलेंस प्लेन जो, जिससे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये समझ सके कि वो जो 56 प्लेन चाइना ने भेजे थे उसमें क्या था। जी, मतलब अब आप कह जब रहे हैं कि चाइना चाइना का ईरान को साथ देना, रूस का साथ देना, इधर 3000 हाइपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर पे तैनात कर देना, जिनका रुख, जिनका जो टारगेट है वो सामने जो अमेरिका का सबसे खौफनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है उस पर था। आप ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसी मिसाइल हैं खतरनाक जो वाकई इतने बड़े जहाज को डुबो देती। क्या आपको लगता है जो मिस्टर खामनाई ने कहा, इमाम खामनाई ने कहा कि अगर यूएस हमला करता है तो रीजनल वॉर होगी, यानी कई अरब के मुल्क एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, क्या ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, गेम चेंजर था ये? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी जो खबर छापी और जिसमें ये बात अरब देशों को समझ में आ गई कि उनकी जमीन पे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे, और इससे वो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि अगर ये हो गया तो अब ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उनकी जनता समर्थन करेगी क्योंकि उनकी जनता एंटी अमेरिकन है, ये सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अब वो उनके सॉइल पे अमेरिकन सोल्जर्स मर गए तो वो अमेरिका को क्या जवाब देंगे। अब आप सोचिए, ये जो पूरी एक स्थिति ईरान ने पैदा कर दी चाइना रशिया की मदद से, तो ये जो दबाव बन गया इसकी, इसके बहुत, जैसे तुर्की जो गए अरागची साहब, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, और वहां पर तुर्की में जो फोटोज आई, लेकिन वो केवल अरागची और जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं फिदान, उनकी नहीं आई, अर्दोगन की भी आई। तीनों की फोटो एक साथ आई, जबकि अर्दोगन को वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी थी, लेकिन अर्दोगन आए, उन्होंने अपना मैसेज दिया, फिर अरागची ने जाके वो इमाम खामनेई के लिए वो मैसेज था। अब ये सारी जो घेराबंदी है, ये जो सारी डिप्लोमेसी है, टर्की का स्टैंड की अगर युद्ध हो जाता है तो हम ईरान का साथ दे सकते हैं, ये जो सारी चीजें थी, देखिए इसमें अमेरिका घिर गया था, इसराइल घिर गया था, और इसराइल को बचाना अमेरिका का बहुत बड़ा एक एक मकसद है। जी जी जी। मतलब आप कह रहे हैं उल्टा तीर ना जाता इसराइल पे, आप इस वजह से कहीं ना कहीं बैकफुट पे गए। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ भाई, देखिए बातचीत तो पिछली बार 2025 में जब ये 12 दिन की जंग हमने देखी, दुनिया ने देखी, तो बातचीत तो तब भी हो रही थी अमरीश भाई। उस बिल्कुल। वक्त ओमान नेगोशिएट कर रहा था, इस बार ओमान की जगह टर्की बातचीत कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बातचीत में कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कोई हल निकलेगा?
या ये बातचीत सिर्फ एक, जिसे कहते हैं नहीं, बाइंग द टाइम, आप सिर्फ कहीं ना कहीं समय ले रहे हैं, असली आपको जंग ही करना है? क्या ये बातचीत सफल हो सकती है या सिर्फ टाइम बाइंग का ये खेल है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी दोनों तरफ से टाइम बाइंग हो रही है। और अमेरिका ने जो अपना सबसे आधुनिक, जो दुनिया में केवल 2 जहाज है, जैसे मैंने बताया, RC-135U, वो जो भेजा है, वो समझने के लिए कि एक्चुअली ईरान के अंदर क्या हो रहा है। तो उस रास्ते पे भी अमेरिका है, जंग वाले रास्ते पे ईरान भी है। लेकिन एक स्लिम चांस है, वो ये है कि अगर अमेरिका ये कह देता है कि अच्छा ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हम नहीं चढ़ेंगे, हमास, हूती और इन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, हम नहीं छेड़ेंगे, न्यूक्लियर वाले पे आप जीरो एनरिचमेंट करिए और उस पे इंस्पेक्टर्स अलाउ करिए। और ईरान कहेगा नहीं, तुम पहले सैंक्शंस हटाओ, और अगर सैंक्शन हटाते हो तो हम न्यूक्लियर वाले पे तैयार है। एक स्लिम चांस यही है। ओके ओके, ये मतलब आप बहुत ही स्लिम चांस है, लेकिन ये है। आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो कहेगा कि साहब हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हम उसको पूरी तरह से उससे पीछे हट रहे हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि इसके एवज में ये जो हम फैसला ले रहे हैं न्यूक्लियर, नो न्यूक्लियर का, इसके एवज में आप सैंक्शंस जो आपने पाबंदियां ईरान पे लगाई हैं ट्रेड की, वो सब आप हटा लीजिए। वो सब हटा। ये आपको लगता है ये चीज हो सकती है? ये इस सवाल पे एक स्लिम चांस है, एक एक चांस है। क्योंकि देखिए क्या है कि ईरान के अंदर जो आर्थिक दिक्कतें हैं वो ईरान भी समझ रहा है। उसके बाद अमेरिका भी ये समझ रहा है कि उस इतना आगे बढ़ के अब अगर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सलूशन नहीं निकला और जंग भी वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर तो बहुत ज्यादा फजीयत ट्रंप की होगी। तो इसलिए अमेरिका के लिए भी वो फेस सेविंग हो जाएगा। और सैंक्शंस के नाम पे अमेरिका ये कह सकता है कि हम इतने हटाएंगे, 60% हटाएंगे, 70% हटाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ईरान इंसिस्ट करेगा कि अमेरिका से जो सैंक्शंस लगे हैं कम से कम वो हट जाएं। जो यूरोपियन देशों ने लगाए हैं, हो सकता है कि उस सवाल पे अलग से बातचीत हो, लेकिन जो अमेरिका ने लगाए हैं, जो सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं इरानियन इकोनॉमी को, वो उन पे अगर अमेरिका तैयार होता है, अगर तैयार होता है, तभी ईरान इस चीज को कहेगा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना रद्द क्या कर सकते आपको, हैं। जी। जी जी, क्या आपको लगता है अमरीश जी कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं ट्रम्प के, वो कोशिश कर रहे थे कि बातचीत हो, जंग ना हो, और कतर के जो बादशाह हैं अल थानी, वो भी यही उनकी कोशिश थी कि भाई जंग ना हो, जंग हुआ तो बहुत बहुत मतलब कयामत आ जाएगी, तबाही आ जाएगी, और हमारे तेल के कुएं सब राख में तब्दील हो जाएंगे। क्या ये कतर और सऊदी अरब और टर्की और फिर ओमान और फिर कुवैत, ये जो मुल्क हैं जहाँ टर्की को छोड़ के बाकी जगह बादशाहत है, क्या ये मुल्क जो है वो प्रेशर डाल रहे थे और ट्रम्प ने थोड़ा सा उनकी बात सुनी, ट्रम्प को समझ में आया? देखिए, एक तो बहुत ये जो अरब जो एलाइज हैं अमेरिका के, इनका वाकई बहुत प्रेशर था, मतलब अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर था। एक तो इनका प्रेशर उस समय था जब गाजा में जब युद्ध विराम हुआ। अब जो ये जो, लेकिन इस बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया, जो मेरी खबर है, कि सऊदी अरेबिया ने कम से कम ये कह दिया कि देखिए, अगर ये जंग होती है और अगर कुछ भी हमारे यहाँ होता है, तो अमेरिका से भी जो हम अलायंस है उसको रिव्यू कर सकते हैं। ओके, ये ये मतलब ये अमेरिका बहुत से दोस्ती जो है उसको हम फिर से असेस करेंगे कि एसेस दोस्ती करें की जाए या दोस्ती ना की जाए, क्योंकि ना। हमारे लिए लोकल लेवल पे हमारे पास पड़ोस में तबाही हो रही है, इससे हम बच नहीं सकते। बच ये नहीं, कारण है। ये कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, एमबीएस जो हैं वो इस समय सारे जितनी बादशाहत हैं उनमें बॉस वही है। और अभी जो मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, यूएई ने जो उनको चैलेंज करने की कोशिश की तो उन्होंने दबा दिया, और वो बड़ा इस समय वो एक अलग डिबेट का विषय है। तो अब जब वो बॉस हैं तो, और उनके सीधे उनका सिग्नल आ गया, और ये खबर भी प्लांट कराई गई कि वहां डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ और कहा, जो कि तोड़ मरोड़ के बाद में सामने आया। एमबीएस ने देखिए जो आखिरी बात कही थी, वो उन्होंने अब कायम है उस पे कि हमारे हमारी धरती से कोई हमला नहीं हो। और जी, अगर अमेरिका ने जब बहुत प्रेशर डाला तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है भाई, हम रिव्यू करेंगे।
एम्बियंस मतलब दोस्तों MBS का मतलब एमबीएस, एमबीएस मोहम्मद बिन MB मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं वो, MBS का मतलब है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है, और ये थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव सवाल हो सकता है और मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। महीने भर पहले आप ईरान में थे, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से आपकी बात हो रही है, वहाँ के जो डिफेंस एडिटर्स हैं उनसे आपकी बात हो रही है, यहाँ तक कि जो खामनाई के सलाहकार हैं वो आपसे मिल रहे हैं, पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं जो आज बातचीत के जिन्होंने आज आदेश जारी किए उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। क्या ऐसी कोई आपको खबर है, ऐसा कोई आपको इल्म है, कोई ऐसी जानकारी है कि ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, परमाणु हथियार इस तरह के हैं उनके पास छोटे मोटे, और ये एक ऐसी वजह है जिससे इजराइल और अमेरिका थोड़े से सतर्क हैं और इसलिए अब नो न्यूक्लियर पे बात हो रही है। क्या इस तरह का न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या ईरान के पास हो सकते हैं? बिल्कुल 100% संभावना इसकी है, क्योंकि देखिए वहां जब मैं था तो एक बात हो रही थी कि इस्फहान में इस्फहान B2 कोई जगह बॉम्ब। है? हाँ, इस्फहान, नतांज और फुद्रो, ये 3 जगह थी जहां अमेरिका ने हमला किया था जून 2025 में, और कहा था कि हमने नष्ट कर दिया इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी। लेकिन इस्फहान में ये पूरी उस समय भी खबर थी और अब तो और पुख्ता हुई है कि जो B2 बॉम्बर्स थे वो 60 मीटर तक केवल पेनिट्रेट कर सकते हैं, 60 मीटर यानी करीब 200 फीट। लेकिन जो अब इस्फहान में जो और डीपर एक बनाई है ईरान ने फैसिलिटी, वो 100 मीटर, वो तो करीब 300 फीट से ज्यादा है। तो 100 मीटर तो वो पहुंच ही नहीं सकते जो B2 बॉम्बर्स, और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है इनके पास। तो मतलब ईरान ने यह कह दिया कि देखिए हम जो हैं अगर अपने रास्ते पे चलें, और हमारे पास रशिया चाइना का सपोर्ट भी है, अगर हम अपने रास्ते पे चलें तो हम न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, और हो सकता है उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि ये इजराइल की भी रिपोर्ट है। अब इससे ज्यादा देखिए क्या है कि बहुत सारी गोपनीय बातें हैं, लेकिन ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि ये एक इल्म था चलिए, और है आप मुझे ईरान लगता है और क्योंकि अमेरिका। क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के नाते हो सकता है पूरी बातें आप खोल के ना रखें, लेकिन दोस्तों इशारा अमरीश मिश्रा कर रहे हैं और इनके इशारे में भी खबर है, ये कह रहे हैं हो सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास हो, क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती चीन और रशिया से, दोनों के पास ये टेक्नोलॉजी है। और इत्तेफाक से ईरान में बहुत से जो बिजली बनती है वो न्यूक्लियर से बनती है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके पास है, आज से नहीं है, मुद्दतों से। अब एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, क्या आपको लगता है चाइना और रशिया की जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, जहाँ चाइना के शिप और रशिया के वॉरशिप्स उधर जा रहे थे और ईरान भी उसके साथ था, ये जो मतलब ये तीनों मुल्क एक साथ आ रहे थे और अमेरिका के सामने आ रहे थे, क्या आपको लगता है चाइना, रशिया, ईरान, इन तीनों को एक साथ आते देखकर अमेरिका को लगा कि भाई इजराइल के चक्कर में हमारा ही मुल्क ना फंस जाए कहीं उल्टा? क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि जब ट्रंप अचानक बातचीत की बात करने लगे कि वो ईरान से कहने लगे कि आइए टेबल पर बैठ के डील करते हैं, तो ये जो डील की बात होने लगी, इसके पीछे रशिया, चाइना और ईरान का ये एक्सेस है? देखिए ये जो एक्सिस है रशिया चाइना ईरान का, और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज जो होने वाली थी, वो 2019 से चल रही, उसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, उस पूरे एक्सरसाइज का 2019 से वो चल रही है, और हर दूसरे तीसरे साल होती है शायद, ये तीसरी बार होने वाली है। अभी अभी ये संभावना है कि वो हो। जी। इस बार अमेरिका को ये खबर थी कि इस बार जो एक्सरसाइज होगी और वो इब्राहिम लिंकन और अमेरिकन बेड़े के सामने हो, तब तो बातें खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने अगर उस समय स्ट्राइक नहीं किया तो ये बात साफ हो जाएगी कि अमेरिका दब डर गया गया है। है, अमेरिका हार गया है, और अगर वो स्ट्राइक करेगा तो चाइना और रशिया से वॉर होगी। ये भी एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे चलते ट्रंप। चलते एक और सवाल, कि आपको लगता है कि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट था, जहाँ पर बागी जो लोग थे वो अली खामनाई के निज़ाम के मुखालिफ खड़े हो गए, ये मतलब अपने परवान नहीं चढ़ाए पूरा मूवमेंट। ये मूवमेंट 5-6 दिन 7 दिन तक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ढलने लगा। मोसाद की बड़ी कोशिश थी, CIA की बड़ी कोशिश थी कि इस पब्लिक को थोड़ा और उकसाएं,
लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं बीच में ही फिजल आउट कर गई। यानी अली खामनाई ने बड़ी कामयाबी के साथ उस पूरे मूवमेंट और प्रोटेस्ट को दबा दिया। क्या वहाँ से थोड़ा सा ट्रम्प और इसराइल को लगने लगा कि भाई अगर ये मूवमेंट जो है, ये हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, ये अगर असफल हो गया है और हम इस निज़ाम को बदल नहीं सकते, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि अगर मान लीजिए अली खामनाई को किनारे भी कर दिया जाए तो भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है इस वक्त अमेरिका के पास। और ये जो क्राउन प्रिंस हैं रजा शाह पहलवी, ऐसा कहा जाता है कि इनकी कोई वहां हैसियत नहीं है ईरान में। क्या कोई विकल्प नहीं है? देर इज नो ऑल्टरनेटिव राइट नाउ ट्रम्प के पास और इसराइल के पास कि अगर हम अली खामनाई को मान लीजिए हटा भी दें, उनका निजाम बदल भी दे, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मोदी को हटाएं तो राहुल गांधी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल उनके पास नहीं है विकल्प। वो एक्चुअली जो ईरान की स्थिति है उसमें प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है, सुप्रीम लीडर के पास सुप्रीम पावर्स है। तो अब वहां पर बात आती है रिजीम चेंज का मतलब इमाम खामनेई को हटाना। इमाम खामनेई को रिप्लेस कौन करेगा? कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक शिया क्लर्जी के सबसे सुप्रीम लीडर है। तो आप एक दूसरे शिया क्लर्जी से ही तो रिप्लेस करेंगे कि आप वहां पर रजा पहलवी को बैठा देंगे, वहां की जनता दोबारा विद्रोह कर देगी। वो उनके फादर को तो विद्रोह करके ही हटाया था। तो इसलिए ये एक फीजिबल ही नहीं था कभी। ये लोग चाह रहे थे कि देखिए, ये लोग रिजीम चेंज का मतलब ये लोग केओस चाह रहे थे। केओस में ये इसी रिजीम से मनवा लें अपनी बातें, जो ये 3 बातें बैलिस्टिक मिसाइल और ये सब। तो बहरहाल ये अमरीश मिश्रा थे जो ईरान और इसराइल और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। बहुत सी इन्होंने चीज़ें बताई और मैं थोड़ा सा उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या वजह हैं मोटी मोटे तौर पे जहाँ पर ट्रम्प थोड़ा सा उनके सुर बदलें। एक तो ये है कि ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, नंबर 1, प्लस बैलिस्टिक मिसाइल से एक बहुत बड़ा जखीरा है। 3000 मिसाइल बॉर्डर पर डिप्लॉयड थी और ये एक बड़ा खतरा इसराइल के लिए था। तीसरी बात इन्होंने कही कि चाइना और रशिया जिस तरह से खुलकर सामने आ गए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, ये भी परेशानी का सबब था। और चौथा ये था कि जो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ था वो अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाया और अली खामनाई की जो निज़ाम है, जो वहाँ सरकार है, उन्होंने फिर से कानून व्यवस्था पर काबू पा लिया। यानी जो बगावत जो थी, जिसमें आग लगा रहे थे मोसाद और CIA, वो बगावत भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो नम होती गई उसकी आँच। और ना ही कोई विकल्प है, कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है कि अगर ये हम निज़ाम बदलें तो हम किसको उस कुर्सी पर बैठाएंगे जहाँ पर अली खामनाई बैठे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और इसलिए ट्रम्प ने अब बातचीत का एक दरवाज़ा खोला है, जिस पर आज ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भी तैयार हैं, टर्की में ये बातचीत होनी है। आप कह सकते हैं एक शॉर्ट इंटरवल है, शॉर्ट इंटरवल है, क्योंकि अमरीश मिश्रा बार बार एक बात कह रहे हैं कि जंग तो होगी, क्योंकि हिसाब किताब दोनों तरफ से बराबर करने हैं। और ऐसे कई इश्यूज हैं, कई ऐसे इश्यूज हैं जहां ना इजराइल के पास जवाब है ना ईरान के पास जवाब है। तो टकराव ये बरकरार है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए आप कह सकते हैं बातचीत का एक औपचारिकता निभाई जा रही है। बहरहाल मैं तो एक इंडिविजुअल के तौर पे चाहूंगा कि बातचीत कामयाब हो, जंग से दुनिया बचे, जंग से ईरान बचे, जंग से मिडिल ईस्ट बचे। क्योंकि जंग होगी तो तबाही भी होगी, लोगों की जानें भी जाएंगी। अमरीश भाई, आप आए खुलकर, आपने बहुत सी बातें सामने रखी, बहुत सी अंदर की बातें अंदर ही रह जाती हैं और आप हमेशा बाहर लाते हैं उन बातों को और हमारे दोस्तों से आप साझा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।